Good morning, dear students. Welcome in the class of psychology. Let's start another topic of chapter 2. आज हम करेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या कभी भी कोई ऐसी बात होती है, हमें डिफेंस ही यूज़ करना पड़ता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा अगर सम टाइम किसी चीज़ से आपको एनजाइटी हो रही है, उसके लिए आप यूज़ करते हो डिफेंस। लाइक कभी ये होता है ना कि एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए मैम ने देख लिया, तो कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एक तो यहाँ पे बात की गई कि सम टाइम हमारी जो फीलिंग्स हैं या जो हमारा बिहेवियर है जो रिप्रेस्ड है, दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, उनके लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने पीछे बात करी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, तो फ्रॉइड ने सबसे ज़्यादा काम करा इस पे। साइको एनालिसिस में है ये, साइको डायनामिक अप्रोचेज हैं ये। सो these are the defense mechanisms. Listen carefully. According to Freud, much of human behavior reflects an attempt to deal with or escape from anxiety. How the ego deals with anxiety largely determines how people behave. Freud believed that people avoid anxiety mainly by developing defense mechanisms that try to defend the ego against the awareness of the instinctual needs. Thus, defense mechanism is a way of reducing anxiety by distorting reality. Although some defense against anxiety is normal and adaptive, people who use these mechanisms to such an extent that reality is truly distorted developed various forms of maladjustments. फ्रॉइड का कहना है कोई भी ह्यूमन बिहेवियर जब अपने एनजाइटी को एस्केप नहीं कर पाता, उससे डील नहीं कर पाता, तो वो ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स का यूज़ करता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करता है ताकि उससे उसकी जो इंस्टिंक्चुअल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाती हैं, रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो डिफेंस मैकेनिज़्म का यूज़ करता है। फ्रॉइड का कहना है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक यूज़ करता है डिफेंस मैकेनिज़्म, तो उसका बिहेवियर माल एडजस्टेड हो जाता है। माल एडजस्टेड मीन्स कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला दिया गया रिप्रेशन। रिप्रेशन मीन्स अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस्ड कर लेना, अपनी फीलिंग्स को दबा लेना। मीन्स पर्सन सेज आई डू नॉट नो वाई आई डिड दैट। अगर उसने कोई ऐसा काम कर भी दिया जिसके लिए वो टोटली डिसमिस्ड था, अनकॉन्शियस था, ठीक है, उन डिज़ायर्स के लिए, उन फीलिंग्स के लिए, तो वो यही कहता है कि मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे हो गया। दैट इज़ रिप्रेशन। जो उसकी दबी हुई फीलिंग्स हैं, जो उसकी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, उनको जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एग्रेसिव हो जाता है। उसकी ये एक ऐसी ट्रेट है जिसमें कि वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी एंजाइटी को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करता है। दैट इज़ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज़ डिनायल। डिनायल होता है वो रियलिटी को रिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है। रिफ्यूज़ करना, अगर कोई उसे सीवियर प्रॉब्लम है, सीवियर इलनेस है, लाइक एड्स हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, तो वो उसको टोटली रिजेक्ट करता है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है, आई एम नॉट सफरिंग एनी काइंड ऑफ इलनेस, टोटली डिनाई करता है उसको। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है कि जो ट्रू फीलिंग्स है ना, उनके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करता है। मीन्स अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जीज हु चैनल्स हिज एनर्जी इनटू रिलीजियस, है ना। सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं सम टाइम कई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी सेक्सुअल अर्जीज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, अपनी उन फीलिंग्स को छुपाने के लिए ऑपोजिट बिहेवियर शो करना, अपने आप को धार्मिक दिखाना बहुत ज़्यादा, कि नहीं मैं तो बहुत पूजा पाठ वाला, भाव भक्ति वाला इंसान हूँ, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं हूँ, मतलब अपने रिएक्शन को ही चेंज कर देना। नेक्स्ट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स रैशनलाइज करना अपनी फीलिंग्स को, कोई ना कोई रीज़न दे देना बिना किसी कारण के। लाइक अ पर्सन ट्राई टू मेक अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर सीम रीजनेबल, मतलब बिना किसी कारण की फीलिंग को कोई ना कोई रीज़न देना ताकि लोग एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन अ स्टूडेंट बाइज
a set of new pens after doing poorly in an examination. She may try to rationalize his behavior by asserting, I will do much better with these pens. People who use defense mechanism are often unaware of doing so. Each defense mechanism is a way for the ego to deal with the uncomfortable feelings produced by anxiety. However, Freud's idea about the role of defense mechanism can be questioned. For example, his claim that projection reduce anxiety and stress has not found support in several studies. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. उसके बाद फ्रॉइड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस दी जो कि अर्ली चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती हैं. इट रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ. सो इसमें जो पर्सनालिटी की स्टेजेस दी गई, दीज आर ऑल्सो कोल्ड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज इज़ ओरल स्टेज. ओरल स्टेज बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की स्टेज है. ओरल स्टेज जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा है, अ न्यू बॉर्न इंस्टिंक्ट आर फोकस्ड ऑन द माउथ. एक छोटे बच्चे का सारा फोकस्ड मुंह पे होता है, माउथ पे होता है स्पेशली, है ना. तो उसका प्राइमरी प्लेजर क्या होता है कि जैसे कि वो मुंह खोलता है, उसको भूख लगती है, वो रोता है ना. तो उसका हंगर को उसके ख़त्म करने के लिए फीडिंग सबसे ज़रूरी होती है. फीड करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसको ओरल ग्रेटिफिकेशन मिलता है ना, लाइक थम सकिंग से, बाइटिंग से, बैबलिंग से. तो ये दीज अर्ली मंथ्स दैट पीपल बेसिक फीलिंग्स अबाउट द वर्ल्ड आर एस्टेब्लिश्ड. Freud, an adult who considered the world is bitter, placed probably has difficult during the oral stage of development. उन्होंने कहा जब किसी भी छोटे बच्चे की ओरल स्टेज की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो जाती, तो जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कोई ना कोई. नेक्स्ट स्टेज इज़ एनल स्टेज. एनल स्टेज, इट इज़ फाउंड दैट अराउंड एजेस 2 और 3 द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पोंड. 2 से 3 साल के बच्चे की, जिसमें बच्चा रिस्पोंड करना शुरू करता है, सोसाइटी की डिमांड्स को समझता है, प्रिंसिपल्स को समझता है, पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है. बट सम बॉडीली फंक्शंस लाइक यूरिनेशन एंड डिफेकेशन. मोस्ट children at this age experience pleasure in moving their balls. The anal area of the body become the focus on certain pleasure feelings. This stage establishes the basis of conflict between the id and the ego and between the desire of babyish pleasure and demand of adult controlled behavior. कहते हैं छोटा बच्चा जो होता है ना 2 से 3 साल का, उसको यूरिनेशन के बाद या स्टूल पास करने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, एक प्लेजर फील होता है. ठीक है, लाइक जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि उनको प्लेजर मिलता है अपने बॉल्स को मूव करके. तो ये उसके फोकस्ड एरिया होते हैं जो उसको प्लेजर देते हैं. यहाँ पे जो उसकी इड होती है, जो ईगो होती है, उसके बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ऐसे तो वो बच्चा ही है, बट हम उससे डिमांड करते हैं एक एडल्ट की कि वो अपने इस बैड बिहेवियर को कंट्रोल करे, पर वो कर नहीं पाता है. नेक्स्ट इज फैलिक स्टेज. फैलिक स्टेज है जो, इसे हम यहाँ पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का भी है. ऑडिपस एक राजा थे, तो फैलिक स्टेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. यहाँ पे डिफरेंस बताया गया, कहते हैं अराउंड जो ये स्टेज है 4 to 5 ईयर्स के बच्चे की है. तो बिटवीन इसमें मेल एंड फीमेल की तरफ अट्रैक्शन दिखाई गई है. कहते हैं जो बॉय होता है उसकी मदर की तरफ अट्रैक्शन होती है, और जो गर्ल होती है उसके फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है. ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं. तो यहाँ पे एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है. ऑडिपस एक राजा थे जिन्होंने अपने फादर को मार दिया था 3 से 4 साल की उम्र में. क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गया था उनको, और अगर उनके फादर उससे बात भी करते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, जेलस फील होती थी. तो ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा उसके अंदर घर कर गया, इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि उसने अपने फादर को ही मार दिया. इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नेम दिया गया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि गर्ल्स में होता है, गर्ल्स में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. तो इसमें क्या होता है, गर्ल ने अपने ब्रदर को मार दिया कि लाइक कि इसलिए कि वही गर्ल जो है अपने फादर से ज़्यादा अफेक्शनेट थी, तो कि जो ब्रदर है
उसे क्यों प्यार करता है कोई भी, है ना। तो ये फेलिक स्टेज है, कहते इस स्टेज में, इस एज में स्पेशली 4 to 5 ईयर, अगर ये कॉम्प्लेक्स दूर नहीं होता बच्चे का, तो फर्दर उसकी जो स्टेजेस आएंगी उसमें उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी उसकी अपब्रिंगिंग में, उसके बिहेवियर में। नेक्स्ट स्टेज इज़ लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज इज़ related to 7 years until puberty. So, during this period, the child continues to grow physically, but sexual urges are relatively inactive. Much of a child's energy is channelized into social or achievement related activities. Latency stage क्या है, कहते कि ये प्यूबर्टी तक की मानी गई है 7 ईयर से लेके, है ना। तो उसमें सेक्सुअल अर्जीज पे ज़्यादा फोकस होता है, रिलेटिवली इनएक्टिव होती हैं। जैसे बच्चा होता है, धीरे धीरे उसकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या अचीवमेंट्स हैं, उन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ जेनिटल स्टेज। इट इज़ द लास्ट स्टेज। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन अटेन्स मेच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। द सेक्सुअलिटी, फियर एंड रिप्रेस्ड फीलिंग ऑफ अर्लियर स्टेजेस are once again exhibit. People learn to deal with members of the opposite sex in a socially and sexually mature way. However, if the journey towards this stage is marked by excessive stress or overindulge, it may cause fixation to an earlier stage of development. कहा गया जेनिटल स्टेज में, इस एज में मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, अपनी फीलिंग्स को बच्चा खुद छुपाने लगता है, अपने फियर को, फीलिंग को रिप्रेस्ड करना शुरू कर देता है, ऑपोजिट सेक्स के लिए उसका जो है अट्रैक्शन बढ़ जाता है। कहते हैं कि अर्लियर स्टेजेस में अगर बच्चा अच्छे से उसको पास आउट कर आता है, क्लियर कर लेता है, उन पे फिक्सेशन नहीं होता उसका, तो जेनिटल स्टेज भी अच्छे से वो क्रॉस आउट हो जाती है। सो फिक्सेशन क्या है, यहाँ फ्रॉइड ने बात करी फिक्सेशन की। उन्होंने कहा कि जब किसी भी बच्चे का किसी भी एक स्टेज पे फिक्सेशन हो जाए, वो उसको क्रॉस आउट नहीं कर पाए, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर अपने बिहेवियर को मैनेज करने में। तो माल अडप्टिव बिहेवियर होना बहुत कंपल्सरी हो जाता है यहाँ पे, जब वो स्टेजेस को ओवरकम नहीं कर पाता। तो यहाँ बात की जा रही है रिग्रेशन की। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन इज ऑल्सो अ लाइकली आउटकम इन सच सिचुएशन। इट टेक्स अ पर्सन बैक टू एन अर्लियर स्टेज। रिग्रेशन occurs when a person's resolution of problem at any stage of development is less than adequate. In this situation, people display behavior typical or of a less mature stage of development. So beta with this, थैंक यू। आज हम यही 2 टॉपिक्स करेंगे। ये 2 टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से, होपफुली आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लियर नहीं होते तो आप मुझसे एनी टाइम अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।